Hi students. Hi everyone. How are you? वेरी गुड. तो कैपेसिटर पढ़ रहा है पढ़ चुक मतलब सॉरी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया था. वेरी गुड. हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा भी होगा कैपेसिटर के बारे में. गुड इवनिंग बेटा. आई एम फाइन बेटा. आई एम फाइन. ओके. गुड इवनिंग एवरीवन. चैतन्य, निकिता, अभिनव, इशिका, एवरीवन. गुड इवनिंग. ओके. देन टुडे बेटा सर लेवल 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं बन रहे हैं. सर आप डाउट क्लास ले सकते हो. बेटा डाउट्स के लिए बेस्ट ये रहेगा अभी. पुट इट इन द फोरम. आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. है ना बेटा. पुट इट इन द फोरम. आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. अपूर्व. आई एम फाइन बेटा. आई एम फाइन. ओके बच्चों. तो आज टुडे वी विल स्टडी कैपेसिटर एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा. आप ये समझ लो कि अगर ये चैप्टर आया तो एक क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन का हो गया अपना. है ना. तो हम लोग जो है बेटा हमने जो है एक क्वेश्चन के लिए आज पूरी क्लास ध्यान से पढ़नी है. ठीक है. आज मोस्टली बेटा. हाँ बेटा मैं रिकैप से स्टार्ट करूंगा. हम लोग बेटा सबसे पहले क्या करेंगे आज थियरी वाले पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे. हाउ टू डिराइव द फॉर्मूलाज, व्हाट आर द इफेक्ट्स, हाउ वी विल एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन. इन सब के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे. एंड फाइनली बेटा इन नेक्स्ट क्लास, इन द थर्सडेज क्लास, वी विल सॉल्व एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस. है ना. तो आज थोड़े क्वेश्चंस कम करेंगे हम. आज थियरी पे ज्यादा ध्यान देंगे. अगली क्लास में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे. ठीक है. तो पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करा देता हूँ. मैंने कैपेसिटर स्टार्ट किया था बेटा. कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है. हाँ एवरीवन. गुड इवनिंग. नाउ अब हम लोग पढ़ने पे कंसंट्रेट कर लेते हैं. ठीक है ना. नाउ स्टडी टाइम ऑन. है ना. तो हम लोग जो है सबसे पहले देखने जा रहे हैं बेटा कैपेसिटर के बारे में. कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है अपने पास जब उसकी नीड हो बेटा. सर अगली क्लास में आज जो पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन लेंगे क्या, सो दैट वी कैन सी टू इट. हाँ बेटा एग्जैक्टली exactly. तो मैं आपको बता रहा था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए. है ना. वो शुरुआत में जिस समय उसे आप किसी सोर्स से कनेक्ट करके रखोगे वो एनर्जी को स्टोर करता रहेगा. और जिस समय उस सिस्टम में रिक्वायरमेंट होगी उस समय कैपेसिटर एनर्जी को रिलीज करेगा सो दैट कि इजी वे में जो है सर्किट में करंट का फ्लो बना हुआ रह सके. ठीक है. तो हम लोग बेटा इसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे. C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V, where Q is the charge and delta V is the potential difference. हमने सबसे पहले पहला कैपेसिटर बनाने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया था और उसके ऊपर हमने चार्ज को स्टोर कराया था. हमने देखा था कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल कर आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. हम वहीं से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं. ओके. तो नाउ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर चल रहा हूँ. पहले ऊपर बस लिख दे रहा हूँ बेटा. जस्ट अ मिनट बच्चों. हाँ नाउ बस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. सॉरी. कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor
फॉर्मूले में हमने क्या देखा था बेटा, दिस C इज बेसिकली इक्वल टू 4 pi epsilon naught into R, and as I told you, epsilon naught is the property of the medium and R is the basically radius of the capacitor. Okay, तो एक हो गया बेटा हमारे पास, R हो गया हमारा डायमेंशनल प्रॉपर्टी, और अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारे पास बेटा यहाँ पे, ये किस तरह की प्रॉपर्टी हो गई, दिस एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जो वहां पे प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी होगी। नाउ हम लोग यहाँ देख रहे थे बेटा एनर्जी स्टोर्ड के बारे में, तो हम लोग देखते हैं अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से देखते हैं। सॉरी बेटा, थोड़ी सी बेटा मुझे हल्की सी टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पेन को यूज करने में, मैं बस थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दो, 5 सेकंड 10 सेकंड का, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। ओके, थैंक यू, है ना। तो नाउ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे, किसी कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर कैसे हो सकती है, वो भी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर की। आ जाइए, टोल्ड यू स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो द मेथड इज वेरी सिंपल बेटा। आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्टली पूरा का पूरा चार्ज तो आकर एक्यूमुलेट हो नहीं गया होगा, धीरे धीरे डी क्यू फिर डी क्यू, इस तरह से कंटिन्यूअस मैनर में किसी स्फीयर के ऊपर हमारा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि एट अ टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग, किसी टाइम टी पर बेटा हमारे पास ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर पे हमारे पास क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, its radius is r and its capacitance is equal to c. It is given, its capacitance is equal to c and c is given here. Okay, so now first of all beta, if we want to accumulate another dq charge, मैं इसके ऊपर और dq चार्ज अगर डालना चाहता हूं, तो यहाँ पे बेटा पहले से ही कुछ पोटेंशियल रहा होगा, you have to do work against it। वहां जो पहले चार्ज प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे वर्क करोगे, एंड द वर्क इज इक्वल टू V multiplied by dq. Everyone, are you agree with me? So this dw is equal to V multiplied by dq, and as we studied earlier, this V is basically q divided by c, है ना। ये V क्या होना चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास होना चाहिए q डिवाइडेड बाई c के बराबर। बेटा अगर मैं ओवरऑल वर्क डन निकालना चाहता हूं, तो क्या मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे। मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ बेटा 0 से लेकर q तक के लिए। नाउ यू कैन सी हियर दिस q dq इज बेसिकली इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2, एंड c को हम लोग यहाँ पे c छोड़ सकते हैं। नो प्रॉब्लम अंशिका, कुछ खास नहीं, पिछली क्लास का रिवीजन हुआ है अभी तक, है ना। तो इफ वी जस्ट पुट द लिमिट्स बेटा, मैं यहाँ पे अगर लिमिट्स पुट कर रहा हूँ बेटा, तो आराम से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, दिस इज द वर्क डन। और आप ऐसा कह सकते हो बेटा दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यही एनर्जी हमारी किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो सकती है। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, लास्ट क्लास का रिवीजन था अभी तक। तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। एवरीवन, आर यू अग्री? 2c कैसे आया, इंटीग्रेशन नहीं किया, बदमाशी कर रहे हो ना। q dq का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए बताओ तनिष्का, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा बेटा, इट इज x स्क्वायर बाई 2 ना, यही लिखा हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पे u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं आराम से, है ना। जितनी देर आप पढ़ रहे हैं प्रेम से पढ़ते हैं, मजे से, है ना। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा q की। मैं अगर चाहूं यहाँ पे तो क्या q के जगह पे c भी पुट कर सकता हूँ, c इंटू वी पुट कर सकता हूँ, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ CV डाल दूंगा बेटा, तो द फॉर्मूला बिकम
यही फॉर्मूला बेटा आपके पास हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। और अगर बेटा मैं यहाँ पे सीवी के जगह पे क्यू डाल देता हूँ तो सेम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बेटा हमारे पास हाफ इंटू क्यू इंटू वी। नाउ बेटा वी हैव एक्चुअली थ्री फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला हमने निकाला, उससे हम लोग इजीली बेटा ये थ्री फॉर्मूलाज यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, प्रिया नो प्रॉब्लम, है ना। तो क्या आराम से हम लोग इन फॉर्मूलों को आगे से ध्यान में रख सकते हैं? कोई परेशानी है? नहीं। देखो अब मैं आपको कुछ एडिशनल बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं कुछ एडिशनल बातें बता रहा हूँ। इट इज नॉट रिलेटेड विथ कैपेसिटर, दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड विथ कैपेसिटर। एज आई टोल्ड यू बेटा कि जो आपकी पीछे की चीजें हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि आपको और जानना चाहिए तो मैं और बताऊंगा। उन्हीं में से मैं एक पॉइंट यहाँ पे और जानने वाली है वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, उसको मैं और यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। नथिंग बेटा, बस मैंने ये फॉर्मूला लिखाया है u is equal to q square by 2c, that is half cv square, जिसको हम half of q into v भी लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे एक साथ निकल कर चले आए। ओके, अर्नोल्ड हो गया बेटा। तो नेक्स्ट बेटा मैं आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ। दीज आर एडिशनल पॉइंट्स रिलेटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, हेडिंग डाल रहा हूँ सेल्फ एनर्जी, और यहाँ ब्रैकेट में ऊपर में ही पहले लिख लेना बेटा नॉट रिलेटेड विथ कैपेसिटर, नॉट रिलेटेड विथ कैपेसिटर, है ना। ये कैपेसिटर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एडिशनल पॉइंट है, पीछे का है ना। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम बच्चों। देखो अब प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। किसी को भी कोई परेशानी है मुझसे दोबारा पूछ लेना है ना। मैं लास्ट के 5 मिनट आपको पूछने के लिए छोड़ देता हूँ, बट हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं अभी, ठीक है ना। हम लोग अभी सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे थे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जनरली स्किप हो जाती है, तो हम लोग लेकिन इसे याद रखेंगे। सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है बेटा मेरे पास की अपनी एनर्जी। हम अभी तक सिस्टम की एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बात किए थे, जब मैंने ही पढ़ाया था आपको तो सिस्टम की एनर्जी जो है हम कैसे निकालेंगे। इट इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन प्लस के क्यू टू क्यू थ्री बाई आर टू, ऐसे करके एक लंबी सी लिस्ट आई थी हमारे पास, आई थी ना। हम लोग बेटा अगर किसी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए वैसी ही सिस्टम की एनर्जी निकालना चाहें तो इट इज नोन एज सेल्फ एनर्जी। हम उस एनर्जी को क्या कहते हैं? सेल्फ एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसका डेरिवेशन जानना उतना जरूरी नहीं है, बट इसकी जो वैल्यूज है बेटा वो हमें याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैंने बोला बेटा कि हम लोग 5-6 चार्जेस अगर रखते थे तो उनके कारण सिस्टम की एनर्जी निकालते थे। याद होगा मैंने एक क्यूब पे 8 पॉइंट्स 8 चार्जेस रखी थी और आपसे मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकलवाया था। वो डिस्क्रीट चार्जेस थी, अलग अलग चार्जेस थी हमारे पास। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि मेरे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज है, अपने पास एक हॉलो स्फीयर है, अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है। इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम वो उनका फॉर्मूला यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए बेटा एक छोटा सा पॉइंट मुझे बस बताना पड़ेगा। हमारे पास मान लो बेटा एक हॉलो स्फीयर है, मान लेते बेटा हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, तो इसके ऊपर भी सेल्फ एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर, है ना। मान लो बेटा कि इसके ऊपर जो चार्ज टोटली एक्यूमुलेट हो रहा है ये क्यू है, और इसका रेडियस जो है बेटा वो आर है। तो ऑल ऑफ द सडन यहाँ भी ये क्यू चार्ज आकर एक्यूमुलेट तो नहीं हुआ होगा, यहाँ भी ये धीरे धीरे हुआ होगा। तो मैं अगर सबसे पहले बेटा यहाँ पे डी यू लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं इसे v मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू लिख सकता हूँ, अभी जैसे हमने कैपेसिटर में लिखा था बेटा, है ना। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे v की बात करूं तो क्या मैं इस v को k क्यू बाई आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और बेटा मुझे टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू एक्यूमुलेट कराना है, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा 0 से लेकर कैपिटल क्यू तक। वी विल गेट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r एज आवर आंसर। क्या बेटा हमें यहां से ये एनर्जी आराम से मिल सकती है? तो दिस एनर्जी, दिस u is basically equal to k q square
divided by 2r is the answer for holosphere. थैंक यू संस्कृति, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेल्फ एनर्जी. हाँ बेटा, ये खुद उस बॉडी के द्वारा जो है पॉजिटिव एनर्जी है. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर था. नाउ आगे आते हैं. देखो दूसरी वाली जो एनर्जी है बेटा, इसको मैं निकाल कर आपको नहीं दिखा रहा, इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं. ये है हमारा बेटा सॉलिड स्फीयर. अगर इसी जगह पे मैं हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर रखता तो हमारी जो यू सेल्फ निकल कर आती है यहाँ पे, दिस यू सेल्फ इज इक्वल टू 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r. इस बार सॉरी 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r. मैं यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि हम लोग को इस बार सिर्फ सरफेस पे एनर्जी नहीं ले जानी है, मुझे इस बार अंदर भी एनर्जी लेकर जानी है. और अंदर का फील्ड हमारा वेरिएबल होता है, इट इज के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यू. इसलिए बेटा हमें वहां पे जो एनर्जी स्टोर करनी होगी उसमें हमें ज्यादा दूसरी एनर्जी और खर्च करनी पड़ेगी, जिससे हमारी नेट एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू 0.6 kq स्क्वायर बाई आर. Here you can see it was 0.5 kq स्क्वायर बाई आर. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि ये फॉर्मूले आप याद रख लेना, कभी जरूरत हो तो हम इसे डायरेक्ट यूज में लेकर आ सकते हैं. नहीं बेटा, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं एंड इट इज क्वाइट अ लार्ज डेरिवेशन, थोड़ी लंबी डेरिवेशन होगी, इसलिए मैंने उसे किया नहीं है, मैंने स्किप कर दिया. ठीक है. इसके एडिशनल बेटा मैं और एक पॉइंट बता रहा हूँ. दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सर सॉलिड नहीं समझ आया. ओके बेटा, I just told you that in the case of hollow sphere, you have to accumulate the charge on the surface only. But in the case of solid sphere, some charge will go inside the sphere also. है ना? You need to move some charge inside the solid sphere. And inside the sphere, the potential and the electric field both are different. है ना? दोनों के दोनों क्या होंगी बेटा? ये दोनों के दोनों different होंगी. अधिक आकांक्षा, अभी जस्ट मैंने बोला बेटा एडिशनल और ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने बोला मैं डेरिवेशन पार्ट नहीं करा रहा आपको, आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, क्योंकि देखो जिस चीज की जरूरत होगी वही देखना जरूरी है ना. तो मैंने बोला कि आप इसे ध्यान में रख लो ना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा. नहीं भी पढ़ा था तो आपके पैकेज में है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं एडिशनल ही बता रहा हूँ इसको, जिससे कहीं कभी काम आए तो आप डायरेक्टली लिख पाओ इसे. ठीक है. तो डेरिवेशन होता तो पैकेज में होता, नहीं जरूरत है बेटा, कहीं आवश्यकता हो गई तो हम लोग बस इस फॉर्मूले को याद रखेंगे. हाँ बेटा, ये जो सॉलिड स्फीयर है इट इज नॉन कंडक्टिंग. V इज पोटेंशियल बेटा, दिस V रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल है ना. तो मैं यहाँ पे अब एक और लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, ये पॉइंट है हमारी एनर्जी डेंसिटी. ठीक है. तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो एनर्जी डेंसिटी का ऐसे जो फॉर्मूला होता है, इसको वैसे तो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर के इक्वल होता है. और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आज मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखा भी दूंगा. ठीक है ना, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा. चलो फिर तो मैं अब आपको आगे लेकर चल रहा हूँ. ये एडिशनल पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए. अब आते हैं बेटा वापस से अपने टॉपिक की तरफ जो हम पढ़ रहे थे. अभी मैंने आपको पढ़ाया बेटा कि यू कैपेसिटर जो होगा हमारे पास, दिस यू कैपेसिटर इज बेसिकली हाफ ऑफ C into V square, that is equal to Q square by 2C, that is half of Q into V. ये फॉर्मूला अभी जस्ट आपको मैंने लिखकर दिखाया था बेटा. अंशिका बेटा, मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, समझाया तो है ही नहीं, है ना. मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है. मैंने बोला डेरिवेशन में आज आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये बात मैं लिख रहा हूँ. ठीक है. तो नीड नॉट टू वरी बेटा, आएगी सारी चीजें, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा बस हमें. ठीक है ना. ओके, इट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बेटा, है ना.
एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता रहा था कि यू कैपेसिटर जो होगी बेटा वो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। अब हम जानते हैं बेटा कि अगर हम सी स्फेरिकल कैपेसिटर निकाले थे तो फॉर्मूला आया था हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। प्रिया बेटा अभी प्लीज इन क्वेश्चंस को भी क्लास में मत डालना, प्लीज मत डाल बेटा, पूरी क्लास का फ्लो खराब हो जाएगा ना। हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं अभी, है ना, अभी कुछ और पढ़ रहे हैं बेटा। आप प्लीज फोरम में डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, है ना। तो अभी जो है पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा फ्लो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मैं आपको बता रहा था बेटा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये हुई कि हम लोग इस, अगर हम छोटा सा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, उसका कैपेसिटेंस कितना हो सकता है, ये जानने की हम कोशिश करें। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे निकालने को निकल गया बेटा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग R इज इक्वल टू 1 मीटर। हमने R कितना ले लिया बेटा, 1 मीटर के बराबर। तो हमने देखा बेटा C का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बेटा 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फराड। आई थिंक एवरीवन अग्री करते हो क्या मुझसे ये, हाँ या ना, अग्री करते हो बेटा। ये जो वैल्यू आई आप खुद देख सकते हो बेटा, इट इज 10 टू द पावर -9, इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू बेटा। अगर इतनी स्मॉल वैल्यू आएगी तो इट इज नॉट अ वेरी गुड कैपेसिटर, ये हमारे काम नहीं आने वाला। मेरे मन में एक और चीज आ गई, मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसा है कि सबसे बड़ा स्फीयर हमारे सामने जो हमें दिखता है वो अर्थ है, तो मैं अर्थ का करता हूँ कैपेसिटेंस निकाल कर देखता हूँ, है ना। तो C ऑफ अर्थ या C ऑफ कैपेसिटर having R is equal to 6400 किलोमीटर। ये बेसिकली बेटा क्या है, अर्थ का रेडियस है हमारा। तो जब इसके लिए हमने कैपेसिटेंस निकाला बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R से, तो इट विल बी इक्वल टू 711 माइक्रोफराड। कितने के बराबर निकल कर आया बेटा, 711 माइक्रोफराड। 711 माइक्रोफराड इज नॉट अ वेरी बिग वैल्यू, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी। सोचो मैंने अर्थ के बराबर साइज का बना दिया बेटा कैपेसिटर, उसके बाद भी उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा नहीं आया। तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आई कि भाई अगर स्फेरिकल कैपेसिटर इस तरह का बनाते हैं तो इट इज टोटली यूजलेस, बिकॉज इतना बड़ा साइज रहेगा और चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो काम किसके आएगा ये, है ना। तो इट इज टोटली यूजलेस फॉर अस। तो उन्होंने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया बेटा, ठीक है ना, उन्होंने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया, क्योंकि पर्पस था साइंटिस्ट का एक छोटे से साइज का एक कैपेसिटर वो बना पाए जो कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अपने ऊपर स्टोर कर सके। यहाँ पे उनका जो पूरा का पूरा पर्पस था बेटा वो डिफीट हो जा रहा था। दैट्स वाई वो लोग फाइनली एक अरेंजमेंट पर आए, जिस अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अब हेडिंग डालता हूँ बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अब क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास बेटा यहाँ पे दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं अपने पास। हमारा जो एक प्लेट है बेटा, इसके ऊपर हम पॉजिटिव क्यू चार्ज को प्लेस करते हैं और दूसरे प्लेट के ऊपर हम जस्ट इसके अपोजिट नेचर का नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं बेटा। हाँ बेटा, इट वाज फेड, है ना। तो हम लोग दूसरे वाले प्लेट पे बेटा नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं, दैट इज -2, और इसको बेटा इसके बाहर वाले सरफेस को हम अर्थ कर देते हैं। बच्चों क्या आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स पता है क्या, आप जानते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को। ओके, कि जितना भी चार्ज आपने दिया है बेटा वो चार्ज क्या होता है,
उसको आप सम कर दो, उसके हाफ हाफ को बाहर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और अकॉर्डिंगली बेटा इन साइड में हमारे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हमें पता है कि अगर हमने एक पे प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज दिया है तो दोनों के दोनों चार्जेस का सम जीरो है। तो आउटर मोस्ट सर्फेसिस पे जो प्लेट्स है बेटा उन पे जो चार्ज है हमारा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, है ना? ओके मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ बेटा हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा इसको डी बताया गया है और हमें इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बेटा एरिया को हमें यहाँ पे ए के बराबर कंसीडर करने को बोला गया है। ठीक है, और अभी इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, ये दोनों प्लेट्स ऐसे तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट बेटा यहाँ पे हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा के रखा है, ऐसे फिक्स करके इन्हें रखा है कि दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेटा मैं इसके कैपेसिटेंस को निकालने के लिए आपको कुछ मेथड्स बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहली चीज है हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, इट इज Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V। यहाँ जो Q होता है बेटा ये हमारे किसी भी एक प्लेट के ऊपर का चार्ज होता है। तो ऐसे आप चाहो तो माइनस क्यू भी ले सकते हो, बट जनरली वी प्रेफर, इट इज कन्वेंशन दैट हम यहाँ पे पॉजिटिव क्यू को जो है वो कंसीडर करें। ठीक है ना? अभी मैं समझाता हूँ बेटा क्या नीड है अर्थिंग की, है ना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। यहां से आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना, हम इससे आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलते हैं। शायद मैं आपको लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहा था या लास्ट टू लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहा था तो आपको एक बात मैंने बोली थी कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फर्क होता है। फर्क ये होता है कि मान लो मैं इस पॉइंट की वैल्यू को 10 लेता हूं और इसकी वैल्यू 20 है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 10 है, क्या ऐसा मैं कह सकता हूं? तो मैं अगर बेटा इसको 10 मान रहा था तो मुझे कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा था, मैं अगर इसको 0 मान लूं बेटा तो क्या सीधे सीधे दूसरे का पोटेंशियल निकाल लूंगा, वही मेरा वहां का पोटेंशियल एनर्जी बताना शुरू कर देगा क्या, है ना? तो यहाँ जो अर्थिंग है बेटा इसका एक पर्पस ये भी है, अगर हम एक प्लेट की पोटेंशियल को सीधे 0 कर देते हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ दूसरे प्लेट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, जिससे हम आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज कर पाएंगे। एग्जैक्टली क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? तो मैं यहाँ पे एक किसी पॉइंट के पोटेंशियल को 0 अगर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके रेफरेंस में दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जो भी आएगा बेटा वही हमारा डेल्टा V हो जाएगा इस जगह पे। दैट्स व्हाई बेटा इट इज यूजफुल फॉर अस। तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, C के लिए मुझे चाहिए बेटा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। आप इन दोनों वैल्यूज को निकाल दो, मेरा आंसर अपने आप निकल के चला आएगा। अब आते हैं इस डेल्टा V के कैलकुलेशन पर। हम जानते हैं बेटा 0 कर देने से, नो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्चुअल अरेंजमेंट ही ऐसा होता है ना, एक्चुअल अरेंजमेंट ही ऐसा होता है, इसलिए आप कोई टेंशन मत ही लो बेटा, है ना। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा अगर डेल्टा V निकालना चाहते हैं द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा V इज माइनस ऑफ E डॉट डी आर, यही होता है। यहाँ ऐसे बेटा हम जानते हैं कि हमारा जो पैरेलल प्लेट्स है इसके कारण जो फील्ड होगा इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर, दैट्स वाई हम लोग E मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर सीधे करके अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ बेटा मैंने यही बोला कि एक प्लेट के पोटेंशियल को 0 कर लिया इससे। आगे आते हैं हम लोग, तो मैं अब यहाँ पे डेल्टा V निकालने पे लगता हूँ बेटा। उसके लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज E इनसाइड। तो अगर मैं E इनसाइड किसी भी पॉइंट P की बात करूं बेटा तो E इनसाइड हमारा आएगा Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों किया है बेटा कैलकुलेशन, इसकी बात भी बता देता हूँ। हमारा इसके ऊपर चार्ज Q है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो हमारा जो यहाँ पे फील्ड होगा इस प्लस के कारण ये भी राइट वर्ड होगा, ये माइनस के कारण जो होगा ये भी राइट वर्ड होगा, दोनों के दोनों राइट वर्ड होंगे। प्लीज रिपीट x। बेटा मैंने x तो कुछ बोला नहीं है बेटा, है ना। मैंने यह बोला कि मैं आराम से इसे q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट और दूसरे को भी बेटा q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, है ना। कौन सा एग्जांपल बेटा, मैं कौन सा एग्जांपल?
मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था बेटा, भूल गए शायद। प्लीज बेटा लास्ट में पूछ लेना, इसको कम से कम बढ़ जाने दो पहले, है ना। इस टॉपिक को हो जाने दो, मैं लास्ट के 5 मिनट आपके डाउट्स के लिए रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप लास्ट में प्लीज पूछ लें। आते हैं वापस से बेटा, हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आप लिखते हो क्यू बाई ए, तो यहाँ पे क्यू बाई ए साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट और आ गया। दोनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा तो वी विल गेट क्यू डिवाइडेड बाई a into epsilon naught as our field. I think the point is clear. Why 2a instead of 4a? कहाँ से 4a आ गया बेटा, 4a तो होता ही नहीं है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ से आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर मैं बेटा यहाँ पे डेल्टा वी की बात करूं तो डेल्टा वी को हम लोग आराम से e मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस दैट इज d लिख सकते हैं। e हमारे पास बेटा q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम इसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा। नाउ बेटा थर्ड पॉइंट पे डायरेक्टली जंप कर जाओ, q डिवाइडेड बाय डेल्टा v को क्या हम c लिख सकते हैं। अगर मैं इसको अब रीअरेंज कर दूं बेटा, वी विल गेट एप्सिलॉन नॉट इनटू a डिवाइडेड बाय d एज आवर आंसर। सो मैं यहां से लिख सकता हूं कैपेसिटेंस जो यहां होने वाला है बेटा, दिस कैपेसिटेंस इज बेसिकली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू a डिवाइडेड बाय d। Sir, we have assumed the plate like an infinite plane sheet. Just give me few seconds बेटा, I am going to explain the point, है ना। आप बोलोगे बेटा कि अगर हम लोग E इनसाइड 0 क्यों नहीं लिया, मैंने दिखा दिया बेटा E इनसाइड क्या होगा, पॉजिटिव के कारण राइटवर्ड होगा, नेगेटिव के कारण भी राइटवर्ड होगा, तो नेट फील्ड की वैल्यू राइटवर्ड आएगी, इट विल बी नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो आपका था बेटा कि प्लेट्स को हमने खुद से इनफाइनाइट कैसे ले लिया है। बेटा infinite is a relative term, always remember that the infinite is a relative term। अट्रैक्टिव होगा ना बेटा, फील्ड का डायरेक्शन भूल चुके हो क्या, पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण इनवर्ड, दैट्स व्हाई बेटा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगा। ऐसी छोटी बातें प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ा कर, है ना, थोड़ा ध्यान देगी हो जाएगा काम, ठीक है। प्रिया मैं तुझसे बात कर रहा हूं बेटा। आगे आते हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारा इनफाइनाइट जो है बेटा ये एक रिलेटिव टर्म है ना। अगर ये रिलेटिव टर्म है तो मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, ये इसका एक एग्जांपल लेके भी बताता हूँ। आप बेटा अपने घर में बैठे हो, जिस रूम के दीवार के सामने बैठे हो, आपके रेस्पेक्ट में बेटा ये जो दीवार है वो फाइनाइट साइज की है, बट बेटा अगर वहीं पे मैं एक चींटी को रख दूं, बहुत ही स्मॉल इंसेक्ट को रख दूं, क्या वही वॉल उसके लिए इनफाइनाइट साइज की नहीं हो जाएगी, है ना। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको बेटा कि दिस इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। अगर हमारा साइज जो है, अगर हमारा एरिया जो है उसके रेस्पेक्ट में d बहुत ही ज्यादा छोटा है, एरिया मान लो बेटा 1 मीटर स्क्वायर ही है, बट d की वैल्यू मेरे पास 1 माइक्रोमीटर है। कितना है बेटा, 1 माइक्रोमीटर है। तो वैसे केस में क्या होगा, हमारा ये जो a बाई डी का वैल्यू है ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और वैसे केस में बेटा हम उसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्या मेरी बात ये आप समझ पा रहे हो बेटा, है ना। तो ये हमारे देखने के नजरिए पर डिपेंड कर जाएगा वहां पे। तो मैं यहाँ पे a बाई डी की वैल्यू, अगर मैं एप्सिलॉन देखूं तो एप्सिलॉन यहाँ भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ a बाई डी अपने कंट्रोल में है। मैं a बाई डी की वैल्यू को, इस रेशियो को अपने हिसाब से हैंडल करके इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अपने डिजायर्ड वैल्यू तक आसानी से लेकर आ सकता हूँ, ठीक है ना। a की वैल्यू जैसे मैंने बोली बेटा 1 मीटर स्क्वायर है, और आपके पास d की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर है, तो वैसे केस में आप खुद सोच के देख लो बेटा a बाई डी की वैल्यू क्या बहुत लार्ज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस जो होगा बेटा जो मुझे चाहिए वो हमारे लिए काफी बड़े साइज, काफी बड़ी वैल्यू का हो जाएगा, जिससे हम लोग आसानी से उसको अपने यूजेबल फॉर्म में यूज में लेकर आ पाएंगे। या पॉइंट मेरा पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ भी आप देख सकते हो बेटा कि जो एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, दिस एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, एंड दिस d एंड a इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द, मतलब वो डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, वहां पे वो हमारे डायमेंशन से यहाँ पे रिलेटेड है। मैंने इनिशियली ही बोला बेटा कि प्लेट्स को फिक्स रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाओगे। नाउ बेटा यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या क्या निकाल कर बताया बेटा,
पहला मैंने आपको फर्स्ट निकाल कर बताया यहाँ पे ई की वैल्यू मैंने बोल दी आपको, इट इज क्यू डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए इंटू एप्सिलॉन नॉट आया हमारे पास। दूसरा मैंने निकाला बेटा डेल्टा वी, दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए इंटू एप्सिलॉन नॉट आया। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको निकाल कर बताया सी, दिस सी इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। यहाँ तक आई थिंक हम सभी एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब कोई डेरिवेशन कभी भी कोई पूछे हम आराम से बता ली जाएंगे, है ना? ओके ओके ओके, ठीक है, सॉरी बेटा, आई राइट द रॉन्ग फॉर्मूला एंड किसने बताया? रिया, थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके तो मैं यहाँ से आपको बेटा आगे की ओर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट है बेटा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बेटा। अगर मुझसे कोई बोले कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, प्लीज बंधु निकाल कर बताइए, तो मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना चाहिए बोलो आप लोग? मेरे लिए सिंपल सा एक फंडा है बेटा, हम जानते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई E इज द आंसर। तो अगर मैं बेटा पहले प्लेट को 1 मानता हूँ, दूसरे प्लेट को 2 मानता हूँ, तो मान लो मैं 2 पे फोर्स निकालना चाहता हूँ तो 2 का चार्ज लूंगा और 1 का फील्ड लूंगा। क्या आराम से मेरे पास फोर्स आ जाएगा? और अगर बेटा मैं 1 पे फोर्स निकालना चाहता हूं तो मैं 2 का फील्ड लूंगा और 1 का चार्ज लूंगा, क्या उससे भी मेरे पास आंसर आएगा? दोनों में से जो मेरी श्रद्धा हो मैं आराम से ले सकता हूं, आराम से उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 लिखता हूं मैं बेटा ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 के ऊपर चार्ज है बेटा अपने पास माइनस ऑफ क्यू, और अपना फील्ड है बेटा 1 के कारण Q divided by 2A into epsilon naught. That's why the answer is minus of Q square divided by 2A epsilon naught. I think the point is clear. Exactly बेटा देवदत्ता, exactly वो प्लेट, ये प्लेट का नहीं है, ये नेट फील्ड है बेटा। दिस E is E नेट, दोनों प्लेट्स के कारण है। एक प्लेट के कारण लेंगे तो इसका जस्ट आधा रहेगा, है ना? तो यहां से ये जो माइनस साइन बता रहा है बेटा, माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी फोर्स होगा इट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। एवरीवन, क्या अभी तक जितनी बातें मैंने बोली बेटा ये सब क्लियर है? नहीं बेटा, यहाँ तो 2 आएगा ना, क्योंकि फील्ड मैंने सिर्फ एक के कारण बोला है ना। दो चीजें हैं अपने पास, मान लो इस प्लेट पे इसके कारण फोर्स निकालना है ना? तो इसका फील्ड होगा, सिर्फ इसका फील्ड होगा और इसका चार्ज होगा। और अगर मान लो इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो इसका फील्ड होगा और इसका चार्ज होगा। तो फील्ड एक का ही लिखना होगा ना, तो इसलिए ये 2 इस बार अपीयर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां से मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ लेकर चल रहा हूँ। आराम से समझ में आ रही है ना बातें? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? अब देखो बेटा, मैं यहाँ से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा। हमें बोला गया है मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर चार्ज Q1 मैंने दिया है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 दिया है मैंने। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास D है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास A है, और मुझे मान लो बोल दिया गया बेटा कि इसका कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C, जिसको हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड डेल्टा V। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये निकाल कर बताइए, हम कैसे कर सकते हैं? प्रीवियस डेरिवेशन तो बेटा, डेरिवेशंस तो आप भी जानते हो, डेरिवेशंस को तो आप बदल नहीं सकते, डेरिवेशन हम बदलने ही नहीं जा रहे बेटा, हम क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। और आई थिंक मैंने मैग्नीट्यूड अलग अलग करके आपको क्वेश्चन दिया है अभी, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट में भी डिनोमिनेटर में 2 नहीं होगा। ओके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार, ये तो बहुत भारी मिस्टेक हम कर चुके थे।
ये बच्चा कौन था जिसने बताया मुझे? तरन्नुम। तरन्नुम, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये तो अभी ब्लेंडर ही हो गया था। चलो, तो हम लोग बेटा यहाँ पे अब डेल्टा वी की बात करने चल रहे हैं, ठीक है ना? डेल्टा वी क्या है इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। आई थिंक कि अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो भी हो जाएगा, और जिसको बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं आता है वो भी समझ लेगा इसे। अब नीचे कहीं ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ होगा, ये होगा, एक प्लेट का लिखा है फील्ड, होगा ये, ठीक है ना? ओके प्रिया, चलो, तो अब मैं यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ। आप में से कुछ बच्चे भी बोले थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, तो मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन से ही इसे स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। हमारे पास मान लो कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, दो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं। तो बेटा चार्ज निकालने का, अगर मान लो इसके ऊपर नेट चार्ज Q1 है और इसके ऊपर नेट चार्ज Q2 है, तो चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इजी तरीका होता है कि हम लोग बेटा टोटल चार्ज को निकाल लें और उसके हाफ को दोनों प्लेट्स के आउटर मोस्ट साइड पे डाल दें, ठीक है? अब बेटा अगर मैं इसके अंदर देखूं, नेट चार्ज इसके ऊपर Q1 होना चाहिए था, बाहर ही Q1 प्लस Q2/2 आ गया, तो अंदर में जो चार्ज आया होगा वो Q1 माइनस दिस वैल्यू होगी। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा बेटा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा बेटा, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज Q2 माइनस Q1/2। अब खासियत ये है बेटा कि अगर आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको Q2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पे? Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ से आया था कि सर अर्थिंग की क्या नीड थी, अब देखो वो नीड भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। समझ में ये आएगा बेटा कि अगर हम कोई भी रैंडम चार्ज दे रहे हैं, बाहर में कैपेसिटर के प्लेट्स पे अगर चार्ज है तो वो हमें शॉक दे सकता है, हमें झटका दे सकता है ना? लेकिन अगर हम अर्थ करके रखे हुए हैं तो वो पोटेंशियल जीरो है बेटा, उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसलिए बेटा वो कभी भी हमें झटका नहीं दे सकता। समझ में आ गई क्या बात मेरी? ओके बेटा, तो मैं अब आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपने किया होगा फर्स्ट चैप्टर में बेटा। अब बेटा इसी के बेसिस पे आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं वहां पे लिखूंगा सीधे सीधे अंदर का चार्ज कितना हो गया, Q1 माइनस Q2/2। तो हमारा डेल्टा V का फॉर्मूला ही होता है बेटा Q डिवाइडेड बाई C, यही है ना? Q के जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा Q1 माइनस Q2/2, और C के जगह पे आप चाहो बेटा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D लिख सकते हो। 2 epsilon naught into A divided by D. So the answer is D, Q1 minus Q2 divided by twice of epsilon naught into A। और आपको एक बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा बेटा, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये हंसी मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है जो आपने हंसी मजाक में अभी निपटा दिया है। आपने अभी इसे हंसी मजाक में निपटा दिया ना, कर दिया ना इस क्वेश्चन को। करना क्या था आपको सिंपल वे में क्या लेना था, आपको लेना था Q डिवाइडेड बाई C, अपने आप आंसर आ जाना था। हमें तो कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे। ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा मैं, है ना? और आज के समय में नहीं बेटा, ये तब पूछा गया है जब इससे मतलब जब मेन थोड़ा अच्छा पेपर आया था, उस साल का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो बढ़ते हैं बेटा यहाँ से आगे, यहाँ से आगे आते हैं बेटा। अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि पैरेलल प्लेट वाला अरेंजमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल अरेंजमेंट है। तो अब मैं आपको यहाँ पे, सर वाई वी हैव नॉट पुट, क्या नहीं पुट किया बेटा? सब कुछ तो पुटा दिया, सब कुछ डाल दिया है ना, सब कुछ तो डाल दिया यहाँ पे। सब कुछ तो डाल दिया। Q1 प्लस बेटा वो तो आउटर सरफेस का चार्ज है ना, हमेशा हम इनर प्लेट के, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि हमेशा बेटा ये जो Q/C में Q होता है हमारा, ये इनर प्लेट का है। और लॉजिक तो बहुत सिंपल है ना, ये सारी चीजें आई कहाँ से है, ये जो फॉर्मूला आया है इसका बैकग्राउंड ही क्या है?
इसका बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखोगे बेटा तो इसके कारण और इसके कारण जो अंदर फील्ड होगा वो तो नलीफाई हो जाएगा, तो उससे तो कंसीडर ही नहीं करना है ना। जो फील्ड होगा बेटा वो तो चार्ज होगा किसके कारण, Q1 माइनस Q2/2 के कारण, तो हमें सिर्फ उसी को लेने की जरूरत है, दूसरे को लेना ही नहीं चाहिए हमें बिल्कुल। इज इट ओके? अपूर्व, अपूर्वा, अपूर्व जो भी हो बेटा, सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा, क्लियर है ना? ओके बेटा। मैंने दूसरी बात और समझाई थी प्रिया, अब तू डांट खाएगी, सुनते नहीं है मेरे बात को। मैंने बोला बेटा हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वाले को नहीं कंसीडर करते, है ना? चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, सॉरी हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स। देखो बेटा मैं अब आपसे थोड़ा सा ज्यादा होपफुल हूँ, मतलब मेरा होप आपकी तरफ है थोड़ा ज्यादा अभी। आई एक्सपेक्ट कि आप इसमें से कम एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा दोगे, है ना? ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। प्लीज आप में से जो भी कर पाए विदाउट चीटिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? तो मेरा सिंपल सा 2 क्वेश्चन है बेटा, मैंने सारी के बेस आपको बता रखी है ना? हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक इस तरह से स्फीयर्स दिए हुए। इस बार हमारा इसका आउटर जो सरफेस है बेटा ये हमने अर्थ कर दिया है, और इसके इनर सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज डाल दिया है बेटा। अंदर वाले का जो रेडियस है इट इज इक्वल टू ए, और बाहर वाले का जो रेडियस है बेटा इट इज इक्वल टू बी। हमसे पूछा गया है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड वन बेटा, हमारे पास अगेन 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इस बार हमने बाहर वाले स्फीयर पे क्यू चार्ज डाला है और अंदर वाले स्फीयर को बेटा अर्थ कर दिया है। अगर इसका रेडियस हमने ए के बराबर कंसीडर किया है, बाहर वाले का रेडियस बेटा हमने बी के बराबर कंसीडर किया है, हमें बताना है बेटा कि यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। होपफुली बेटा क्वेश्चंस दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, तो हम लोग अब इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? मिलजुल के हम लोग लगेंगे तो हो ही जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? हम लोग मिल जाएंगे तो हो ही जाएगा, कर लेंगे हम लोग मिलजुल के। बेटा हमने फर्स्ट स्फीयर में इनर सरफेस पे क्यू चार्ज दिया है और दूसरे में बेटा आउटर पे दिया है। फर्स्ट में हमने बाहर वाले को अर्थ किया है, सेकंड में हमने बेटा अंदर वाले को अर्थ किया है ना? ओके बेटा नो प्रॉब्लम, ठीक है शिवानी, नो प्रॉब्लम बेटा, एक्सक्यूज्ड, है ना? चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना, ठीक है ना? ध्यान से देखते हैं बेटा। हम लोगों के पास यहाँ पे 2 स्फीयर्स थे। आपको देखो बेटा मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा रखा है, आपको थोड़ा बहुत चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिखाया है, होपफुली आपको याद होगा। अब देखो बेटा अगर हम लोग उसको यूज करें तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में बेटा लिखूंगा हमारा जो V आउटर है बेटा, इस केस में हमारा ये 0 के बराबर होगा, ठीक है ना? क्योंकि अर्थ है। नाउ बेटा अगर मैं यहाँ पे V इनर की बात करूं तो V 0 ऑफ ओके अगर मैं बेटा V इनर की बात करूं तो आपको याद होगा कि अगर हम इनर वाले सरफेस पे Q चार्ज देते हैं तो आउटर वाले पे अपने आप बेटा -Q इंड्यूस हो जाता है। क्या ये याद है हमें? हमने पढ़ा है ये ऑलरेडी। अब देखो इन दोनों के कारण अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज KQ डिवाइडेड बाई KQ डिवाइडेड बाई A माइनस KQ डिवाइडेड बाई B। आई थिंक बेटा अगर मैं यहाँ डेल्टा V भी निकालूं तो डेल्टा V भी
सीधे सीधे बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ बेटा, क्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ और इनको रीअरेंज कर देता हूँ। तो रीअरेंज करते ही हमारे पास आंसर आएगा Q divided by delta V is equal to AB divided by K into B minus A, that is equal to 4 pi epsilon naught into AB divided by B minus A. I think the point is clear बेटा। क्या ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है? ओके, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल भी था बेटा। हम लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान था। सिमिलरली बेटा सेकंड क्वेश्चन भी आप करोगे, लेकिन अब मैं जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करने नहीं जा रहा। मैं आपको इसका सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, आप बेटा घर पे खुद से अटेम्प्ट करके देखना आपसे हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इस बार इनर वाले को हम अर्थ मानेंगे, तो उसके पोटेंशियल को हम 0 लेंगे बेटा। यहाँ कोई फाइनल और इनिशियल की तो बात अभी थी नहीं, बट ऐसे बेटा आप इस तरह से इसे समझ सकते हो कि हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर लेकर जा रहे हैं, है ना। जहां से चार्ज जहां जा रहा है, एक साइड से चार्ज निकल रहा है और दूसरे की तरफ जा रहा है। आप किस तरह से इसे सोच के कर लो, तो आप डेल्टा भी निकालो और उसके मॉडुलस के बारे में बात करो, क्योंकि ऐसे भी वो स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा फर्क उससे आपको पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा अगर हम लोग C की बात करेंगे तो C का फॉर्मूला आएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि इस फॉर्मूले को आप एक बार करके जरूर देख लेना घर पर। मैंने आपको यहाँ भी क्यू इंड्यूस्ड निकालने के लिए सिखाया है। मैंने सिखाया है कि इनर प्लेट पे जो चार्ज इंड्यूस होता है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई बी के बराबर होता है। तो अगर हम उन दोनों के हेल्प से V इनर और V आउटर लिखेंगे, आराम से हम डेल्टा V निकाल सकते हैं, और डेल्टा V निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा, फिर हम आराम से उसे कर ले जाएंगे। तो मैं होपफुली मानते हुए बढ़ जाऊं आगे बेटा। ओके, तो देन बेटा मैं आपको यहाँ से अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करने की इसे भी हम लोग कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Effect of dielectric on कैपेसिटर। मान लो बेटा ये जो कैपेसिटर हमने लिया था, इसके बीच में हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस कर देते हैं। एज आई टोल्ड यू, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग सब्सटेंस है बेटा जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने में कोई भी हिंड्रेंस नहीं करता, और तो और वो उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट कराने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे बेटा मैंने फिर से 2 प्लेट्स लिए हैं, लेकिन इन 2 प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मैंने प्लेस किया है जिसकी थिकनेस मुझे T के बराबर दे रखी है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि रिलेटिव परमिटिविटी होता है, उसे हम यहाँ पे K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्टिल A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू D, और जहां तक रही बात बेटा चार्ज की, आप इसके इनर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज दिए हुए हो और इसके इनर सरफेस पे बेटा आपने माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया है। ओके, अब मैं इसके लिए भी आपको सेम डेरिवेशन सेम पैटर्न में करके दिखाता हूँ बेटा। मैं यहाँ भी कोई नया पैटर्न यूज करने नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंसली अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात। आपसे मैं इस बार 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट बेटा हम इसमें जो खाली स्पेस है उसमें सेलेक्ट करते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट बेटा हम इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर मान लेते हैं बेटा, जिसको हम R से यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। एक P है हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास R है। आप मुझे सजेस्ट करो बेटा, अगर मैं EP लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? आज ही लिखा है, लिखने में कोई दिक्कत है क्या?
दूसरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे ई आर की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या मैं Q डिवाइडेड बाई के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं क्या? हमारा फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। एप्सिलॉन आर को यहाँ पे हमने के से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं आराम से इसे के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अब इसे मानते हुए बेटा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं अगर यहाँ डेल्टा वी लिखना चाहता, एक साइड तो अर्थिंग है ही, तो दूसरे साइड के लिए मैं क्या करता, फील्ड मल्टीप्लाइड बाई विड्थ प्लस फील्ड मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो हमारा जो ई पी है बेटा, ये कितने स्पेस के लिए है, ये हमारा डी माइनस टी तक के लिए है। और जो हमारा ई आर है बेटा, ये कितनी दूर में है, ये हमारे टी विड्थ तक में। क्या नहीं समझ में आया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक डालने से कम हो जाता है, 1/k टाइम्स हो जाता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसी डाइलेक्ट्रिक को डालने से 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है, और एप्सिलॉन आर को यहाँ पे हमने के से रिप्रेजेंट किया है ना? इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब बेटा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। डेल्टा वी को अगर मैं लिखना चाहता है यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंड करा के, मैं लिखता Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस Q डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी। सो अगेन बेटा मैं तो इंटरेस्टेड हूँ Q डिवाइडेड बाई डेल्टा वी में, क्योंकि यही हमारा C होने वाला है। तो सीधे सीधे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, इट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस। तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया बेटा, तो हमारे पास जो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया, इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर हो गया। और यही मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, if the whole space is occupied, अगर इनके बीच का पूरा स्पेस आप ऑक्यूपाई कर देते हो, मतलब इस t की वैल्यू को आप किसके बराबर मान लेते हो बेटा, अगर आप d के बराबर मान लेते हो। क्या बोला बेटा? सर प्लीज टेल। सर लास्ट 3 पॉइंट्स नहीं आया। कौन सा बेटा? ये वाला पॉइंट नहीं आया, ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप नहीं समझ आया अपूर्वा? थर्ड स्टेप में बेटा मैंने बस किया क्या है, फील्ड को मल्टीप्लाई किया है विड्थ के साथ बेटा। हमारा डेल्टा वी क्या होता है, ई इंटू डी। तो जितनी दूर में बेटा ई लग रहा है हमारा खाली स्पेस वाला, वो लिख दिया है हमने। और उसके बाद बेटा जहां पे हमारा डाइलेक्ट्रिक प्लेस है, वहां पे जो फील्ड है उसको उस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। मैंने बेटा फील्ड्स लिखी हैं दोनों जगह पे, दोनों पॉइंट्स पे। और हम जानते हैं बेटा, मान लो इतनी दूर में 10 वोल्ट पर मीटर है और इतनी देर में बेटा 8 वोल्ट पर मीटर है, तो आप इन पूरे स्पेस के बीच का पोटेंशियल कैसे बताओगे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस आप 10 वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई ये विड्थ लोगे, प्लस 8 वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई ये विड्थ लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता दोगे। तो हमने बेटा बस यहाँ पे ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली है ना? तो हमने यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली है बेटा। और इस नेट पोटेंशियल, अभी तो मैंने सीरीज पैरेलल बताया नहीं है ना, तो हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लिए हैं, Q को उससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो डायरेक्ट हमारे पास C की वैल्यू निकल कर चली आएगी। ओके, आई थिंक पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब मैं अगर इस T को पूरे D के बराबर मान लूं तो क्या होगा हमारा? तो D और T तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास C का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D। इसका मतलब जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, हमारा कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा? वो सीधे सीधे हमारा K टाइम्स हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहला फायदा क्या हो गया सीधे हमें, कि हमारा डायरेक्टली यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। कैपेसिटेंस बढ़ गई मतलब हम लोग अब उसके ऊपर ज्यादा चार्ज, ज्यादा एनर्जी को अब स्टोर करने में एबल हो गए। डन बच्चों? एवरीवन डन? मैंने बोला बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पे T को D के बराबर मान लेते हैं, तो आप वैल्यूज पुट करके देखो बेटा, इट विल बी इक्वल टू
k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू a मल्टीप्लाइड बाय d, जिससे कैपेसिटेंस मेरा सीधे सीधे k टाइम्स हो जा रहा है। इससे हमारी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जा रही है, हम अब उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ईआर मैंने सॉल्व कहाँ किया है बेटा, ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम फील्ड की बात करते हैं वैक्यूम में करते हैं तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आता है, और अगर बेटा हम लोग उसी जगह पे मीडियम डाल देते हैं तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये तो वहीं से हमने लिया है इस कॉन्सेप्ट को, है ना, और कुछ अलग से नहीं किया है प्रिया। रिलेटिव परमिएबिलिटी देख, पीछे का भूलेगी तो बहुत पिटेगी, है ना, मैं कंप्यूटर के अंदर भी घुस जाता हूं कभी कभी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा फैक्ट जो है ना जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा सा फैक्ट है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है कि जब हम कैपेसिटर के अंदर, पूरा कैपेसिटर है बेटा हमारा ये, इस डाइलेक्ट्रिक को मान लो हम इसके अंदर डाल रहे थे, इस तरह से हमने इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डाल दिया है। तो जब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर प्लेस कर रहा हूं बेटा, मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास डी के बराबर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ए के बराबर है, और यहाँ पे जो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू के। ये किसके बराबर है बेटा, के बराबर। तो यहाँ दो तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती है। पहला, फर्स्ट सिचुएशन है बेटा, इफ सोर्स इज कनेक्टेड, अगर हमारा सोर्स जो है बेटा वो कनेक्टेड है तो क्या होगा। और दूसरा एस्पेक्ट आता है हमारे पास, इफ सोर्स इज नॉट कनेक्टेड, ओके। तो कहने का जो मीनिंग्स है बेटा, उन मीनिंग्स को पहले मैं समझाऊंगा, है ना, बात की गहराई तक आपको लेकर चलता हूं। बात की गहराई तक जाए तो सिंपल है कि हम जब कैपेसिटर के ऊपर में बेटा, व्हाट इज दिस Q एंड माइनस Q, चार्जेस बेटा, दीज आर चार्जेस इन मिडिल वन। मैं मिडिल वन समझा नहीं बेटा, अब तो पता नहीं कहाँ की बात बोल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मिडिल में कुछ कनेक्टेड नहीं है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक है, अंदर एक सब्सटेंस है वो हमने दिखाया है ना, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक जो कि हमने डाला है उसके अंदर, दो प्लेट्स के बीच में एक सब्सटेंस हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। अब मैंने बोला बेटा कि अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को तब डाल रहा हूँ बेटा जब हमारे पास ये दोनों के दोनों प्लेट्स जो है वो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है ना। कैसे करते हैं, हाथ से उठाया डाल दिया, और क्या इसमें कौन सा बहुत बड़ा तोप चलाने वाला काम है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है स्पेशल चीज, है ना। हमने सिंपल किसी चीज से अरेंजमेंट किया, उसको अंदर पुट कर दिया, और क्या। अर्थिंग के ऊपर वाला लाइन सोर्स से कनेक्टेड है बेटा, इधर एक बैटरी से, मान लो यहां से एक बैटरी लगी है, यहां से एक बैटरी लगी है बेटा, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसे जोड़ रखा है, ठीक है ना, ठीक है। अब नाउ इज इट ओके, ओके चलो। तो यहाँ मैंने इसे सोर्स से जोड़ रखा है, दूसरी बार मैंने बोला बेटा कि हो सकता है मैंने इसे सोर्स से नहीं जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, तो सोर्स से जोड़ने का मीनिंग ही होता है बेटा कि हम उस अरेंजमेंट के पोटेंशियल को कांस्टेंट रख रहे हैं, और सोर्स नहीं कनेक्टेड रखने का मतलब होता है बेटा कि जो भी उस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, हम उस चार्ज को नहीं अब चेंज कर सकते। मान लो मेरे पास पहले से 10 रुपए आ गए, अब ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, तो 10 ही रह जाएंगे। और मान लो बेटा कि मैं अपने पास की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ और बाहर से कोई और भी देने वाला है, तो मैं लगातार कलेक्ट करता रहूंगा, जो बाहर से देने वाला है बेटा उसके पास एक अपनी फिक्स वैल्यू है जो कि कांस्टेंट रह जाएगी। इज इट ओके,
क्या ये मेरी बात समझ सकते हो? तो मैं अब देखो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को सॉल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट वाले में इफ सोर्स कनेक्टेड रहेगा तो हमारा पोटेंशियल जो है बेटा वी न्यू जो होगा हमारा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वी ओल्ड। ये हमेशा क्या होगा? वी ओल्ड के बराबर होगा। मान लो कि पहले से हमने इनको वी नॉट मान रखा है, तो दोनों टाइम जो होगा ये वी नॉट के बराबर ही रह जाएगा। देन यहां से सेकेंड पॉइंट पे आता है। अगर हम लोग अब कैपेसिटेंस की बात करें तो हमारे पास अभी आपने जस्ट देखा है बेटा, हमारा जो सी न्यू है इट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी ओल्ड। क्या ये हम निकाल चुके हैं बेटा? तो बेटा मैंने पहले कैपेसिटर लिया था, उस कैपेसिटर में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो पहले वाला जो कंडीशन था वो ओल्ड वाला था। अब जब उस डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया है तो जो सिचुएशन है बेटा उसको मैं न्यू वाला कंडीशन मान रहा हूँ ना। ओके चलो, तो मैं अभी सी न्यू के बारे में और वी न्यू के बारे में बात कर चुका हूँ। थर्ड में आता हूँ बेटा। यहाँ पे अगर मैं क्यू ओल्ड निकालता बेटा, इट वॉज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई वी, वी नॉट। और अब अगर मैं बेटा क्यू न्यू निकालता हूं तो के ही हो गया, सॉरी सी ही हो गया बेटा के सी, और हमारे पास जो पोटेंशियल है वो तो स्टिल सेम ही है, तो के ये वी नॉट हो गया बेटा। तो वैल्यू आ गई यहां से क्यू न्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू ओल्ड। मतलब देखो बेटा आपकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर गई। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? देन यहां से आता हूं मैं थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट की तरफ। अगर बेटा अब मैं यहाँ पे ई की बात करता हूँ तो ई ओल्ड अगर मैं लिखता तो ई का फॉर्मूला तो होता है बेटा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी। मैं इसको आराम से यहाँ पे वी नॉट बाई डी लिख सकता था। क्या आपने बेटा डी की वैल्यू को चेंज किया है? तो बताओ मुझे बेटा, क्या मैंने डी की वैल्यू को चेंज किया है? क्या मैंने वी नॉट को चेंज किया है? नो। तो क्या ई नॉट चेंज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वी नॉट बाई डी को वी नॉट बाई डी लिखूंगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा ई न्यू इज इक्वल टू ई ओल्ड। क्या ये भी क्लियर है हमारा? एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम जाए, एनर्जी जो हमारा स्टोर हुआ है उसके ऊपर, तो एनर्जी स्टोर्ड के बारे में बात करेंगे बेटा। तो यू ओल्ड जो था हमारे पास, इट वाज इक्वल टू हाफ ऑफ सी इंटू वी नॉट स्क्वायर था। नाउ दिस यू न्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ के सी इंटू वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा जो हमारा यू न्यू होगा इट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ यू ओल्ड हो जाएगा। एवरीवन, क्या ये 5 के 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप गए हैं? महक नो एवी प्लीज रिफ्रेश बेटा, है ना। लास्ट पॉइंट तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था आज सबसे पहला, हाफ सी वी स्क्वायर। हमने बस हाफ सी वी स्क्वायर को यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है ना। These points are when source is connected and old means without dielectric, whereas new is with exactly बेटा। अपूर्वा you are very मतलब absolutely right, यही एग्जैक्टली बेटा। उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा दिया। फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा आज, आप अगर पहला पेज ही देखोगे आपको मिल जाएगा बेटा। इट इज फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। फोर्थ पॉइंट बेटा मैंने पोटेंशियल भी दोनों दोनों प्लेट्स के बीच की चेंज नहीं की है बेटा, और हमारी जो डिस्टेंस थी बेटा वो भी हमने चेंज नहीं की है। दैट्स वाई हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कांस्टेंट रह जाएगा। हाँ बेटा, याद तो कुछ भी नहीं रखना है, याद बस ये रखना है कि अगर सोर्स कनेक्टेड है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जाना है। पोटेंशियल सेम है तो फील्ड सेम होना है। कैपेसिटेंस के टाइम्स हुआ है तो चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा जो एक्यूमुलेट हो रहा है, और अगर चार्ज के टाइम्स हो रहा है तो हमारी जो एनर्जी स्टोर हुई है वो भी हमारी के टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि बेटा जो हमने सोर्स जोड़ा है, मान लो वो 10 वोल्ट की बैटरी थी तो 10 ही वोल्ट की लगी हुई है ना, तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तो सेम मेंटेन करके रखे हुए हैं ना, ठीक है।
आगे आते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड जो था हमारा, व्हेन सोर्स इज नॉट कनेक्टेड। अगर हमारे पास जो हमारा सोर्स है बेटा वो कनेक्टेड ही ना रहे, तो वैसे केस में क्या सिचुएशन अराइज होगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर बेटा हमारे पास जो कैपेसिटर है, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, हमारे पास जो कैपेसिटर है बेटा, इस बार हम जिस समय उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं, इस बार उसके साथ कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है। दीज आर टर्मिनल्स बेटा, है ना। हाँ वंशिका, आपकी चैट दिखाई दे रही है बेटा। कुछ लिखा था क्या आपने, मैं मिस कर गया क्या? देखा, आपकी चैट दिख रही है, बट एक्चुअल में कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारी जब फ्लडिंग हो जाती है ना मैसेज की, है ना, जब फ्लडिंग हो जाती है ना मैसेज की, तो मैं मिस कर जाता हूँ। तो प्लीज इसको इतना माइंड मत किया करो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो तो आप हैंड रेज मार दिया करो, मैं दोबारा से आपसे पूछूंगा, है ना। हाँ बेटा, सोर्स जो है वो बैटरी है आपका, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सोर्स को कनेक्टेड नहीं रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, हम इसके बारे में अब बात कर रहे हैं। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है हमें दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ देखेंगे इस बार भी कि हमारा सोर्स अगर कनेक्टेड नहीं है, तो जो चार्ज पहले से था इसके ऊपर, वही चार्ज इसके ऊपर स्टिल रह जाएगा। अपूर्वा का क्वेश्चन मैंने बेटा आंसर किया था अभी, कि अगर हम बैटरी जोड़े हुए हैं 10 वोल्ट का, तो हम वो 10 वोल्ट की बैटरी तो बदल नहीं रहे हैं। तो अगर हम उसे बदल ही नहीं रहे हैं, तो जो हमारे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, वो वैसे केस में स्टिल मेंटेन रह जाएगा, ठीक है ना। और अब बेटा इस बार हमने कोई सोर्स रखा ही नहीं उसके बीच में, बैटरी से जितना चार्ज करना था उसे चार्ज कर दिया और फिर बैटरी हटा दी, आपके जेब में 10 रुपए डाल दिया, और 10 रुपए डालने के बाद में अब आपके पास कोई पैसा देने वाला नहीं है। तो अब जो कुछ चेंजेस होने वाली है आपके अंदर, वो अब उसी चार्ज के अंदर मेंटेन करना है। क्या मेरी बात ये समझ रहे हो? तो इस बार क्या कांस्टेंट रहेगा हमारा, इस बार हमारा चार्ज जो है बेटा वो कैपेसिटर के ऊपर क्या कांस्टेंट रहेगा, उसमें हमारा कोई चेंज होने वाला नहीं है इस बार। पिछली बार पोटेंशियल सेम था, तो जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ा, ज्यादा चार्ज उसने रख लिया था, लेकिन इस बार चार्ज ही कांस्टेंट है। चार्ज जो उसे दे दिया सो दे दिया, अब हम आगे की सोच ही नहीं रहे, कोई सोर्स उसमें नहीं लगाया है हमने, है ना। तो इस बार जो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा बेटा, ये लिखूंगा हमारे पास होगा Q न्यू इज इक्वल टू Q ओल्ड। देन यहां से सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, C न्यू इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C ओल्ड। ये दो बातें तो हम लोग सीधे सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां से बेटा अब मैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूँ। थर्ड पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। यहाँ पे अगर मैं V की बात करूं, तो V का फॉर्मूला होता है Q बाई C, यही होता है ना। तो मैं अगर V ओल्ड लिख रहा था बेटा, it was Q divided by C, so now V new is equal to, charge is still same, but capacitance के टाइम्स हो गया है। तो इस बार बेटा हमारा जो V new जो होगा, it will be equal to V old divided by K के बराबर हो जाएगा। और V को हमने चेंज कर दिया है, V को चेंज कर दिया है, और हमारे पास D चेंज हुआ नहीं है। तो मैं इस बार लिख सकता हूँ बेटा, E old is equal to, E new is equal to E old डिवाइडेड बाई K। देखो बेटा, पोटेंशियल अगर 1/K टाइम्स हो गया, D बदला नहीं, तो E भी क्या 1/K टाइम्स हो जाएगा। इसमें अब मुझे कोई रॉकेट साइंस जैसा सोचना है क्या? मैं आराम से लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल जैसा था उससे 1/K टाइम्स हो गया, डिस्टेंस सेम ही रह गया, तो जो हमारा बेटा E न्यू है वो भी 1/K टाइम्स हो जाने वाला है। और फाइनली अगर मैं इस बार एनर्जी की बात करूं, तो U old was Q स्क्वायर बाई 2C। इस बार चार्ज सेम है, इसलिए मैं Q से इस फॉर्मूले को लिख ले रहा हूं, और U old इज इक्वल टू, U न्यू इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2K इंटू C, दैट इज U old बाई K।
तो इस बार जो एनर्जी भी हो गई है बेटा, ये भी हमारी क्या हो गई है, 1/k टाइम्स हो गई है। इस बात को हम लोग दिमाग में बिठा सकते हैं। जब चार्जिंग स्टोर जो है बेटा वो सेम रह गया, कैपेसिटेंस आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि हम लोगों के पास बेटा इस बार जो वैल्यू आई है इसकी, इस बार जो वैल्यू आई है हमारे पास यू ओल्ड की, वो अगर हम 1/k टाइम्स कर देते हैं तो हमें यू न्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतनी बातें आई थिंक आप याद रख सकते हो। बेटा एक बात बता, तूने बैटरी जो लगाई है, जब बैटरी तू मार्केट से परचेस करके लेके आया, तो लेके आया बेटा 6 वोल्ट की, क्या ऐसा कभी होगा क्या कि वो 6 वोल्ट 12 वोल्ट का अपने आप बन जाएगा किसी कैपेसिटेंस के बदल देने के कारण? कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? अपूर्व नहीं है। तो बेटा फिर अब आगे तो सोचने की बात ही नहीं है कि अगर हमने सोर्स को जोड़ रखा है और वो 6 वोल्ट का है, वो V वोल्ट का है, तो वो स्टिल V वोल्ट का ही रहेगा, उसमें किसी तरह का आप बदलाव कर ही नहीं सकते हो। इट इज आउट ऑफ योर लिमिट बेटा। ये तो अभी शुरुआत, शायद लगता है तू पहले के क्लास, तू पीछे का बहुत जल्दी भूलती है ना, बहुत जल्दी भूलती है तू। आज ही सिखाया है बेटा। कहा गया कहा गया, ये रहा देख, यहाँ निकाला है C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। अगर हम डायलेक्ट्रिक डाल दें तो वो सिंपल वे में बेटा K टाइम्स हो जाता है। तो लगाया ही क्यों, किस चीज में लगाया ही क्यों? उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए लगाया बेटा आपने। ये कैपेसिटर जो है, जो पंखे वाला कैपेसिटर है, उसको आप किसी न किसी सोर्स से लगाते हो ना, ये सोर्स से लगाया है हमने उसे। अब जब इसके ऊपर डायलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं हम, तो इसके ऊपर का चार्ज बढ़ जा रहा है। आई थिंक अब क्लियर है अपूर्वा? चलो, तो अब अपने पास लगभग 2-2.5 मिनट ही बचे हुए हैं, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा बेटा कि आज की क्लास में कोई आपको दिक्कत है क्या कहीं पे? आज की क्लास में कोई परेशानी है बेटा? मैं आज अगर समराइज करूं तो मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं। मैंने जो चीजें बताई है वो मैं एक बार आपको बेटा बताता हुआ चला जाता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला बेटा कि हमारा जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया बेटा, नो बेटा, थैंक यू अंशिता, है ना। मैं अभी आपको बता रहा था बेटा कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बेटा, हमारी जो, मैंने कहा बोला बेटा कि कैपेसिटेंस उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है बेटा, इसलिए कैपेसिटेंस चेंज हुआ है। आपने चार्ज बदला है इसलिए कैपेसिटेंस नहीं बदला है बेटा। आपने पोटेंशियल बदला है इसलिए उसका कैपेसिटेंस नहीं चेंज हुआ है। कैपेसिटेंस इसलिए चेंज हुआ है कि आप बाहर से उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं। हाँ बेटा, दोनों में है, इसीलिए दोनों जगह देखो आपका कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो गया है। दोनों केसेस में हुआ है, एक में कहा मैंने किया है बेटा। हाँ बेटा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो पहले बताना पड़ेगा, मैं समराइज अब नहीं कर पाऊंगा। आप खुद से एक बार देख लेना बेटा। मैं अगली क्लास में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बताऊंगा बेटा, उसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस बताऊंगा और उसके वेरियस क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। एटलीस्ट मैं आपको 20 to 30, 20 से ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? ओके बेटा, चलो फिर तो हम लोग जो है मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और जिसको जो डाउट हो बेटा, प्लीज काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है आप फोरम पे डालो। आई विल आंसर ईच एंड एवरी डाउट बेटा, तो तभी आप टेंशन मत लेना इसका। ओके बेटा, बाय बाय, गुड डे, गुड डे एवरीवन। नॉटी स्टूडेंट्स है ना सब, मेरे स्माइल मतलब मुझे स्माइल मरवाएंगे बार बार। चलो फिर ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।